गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से सुमित्रा नंदन पंत जी का जीवन परिचय। तो जीवन परिचय के अंतर्गत आपको जैसा कि मैंने लिखने का बताया है कि आपको किस तरह से लिखना है, तो वो चीजें आपको आती हैं। क्लास 9th में भी आपको जीवन परिचय लिखने का जो तरीका बताया है उसी तरीके से आपको लिखना है। जीवन परिचय का क्वेश्चन है तो वो इस तरीके से आता है और बड़े इंपॉर्टेंट है सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन होगा। अथवा सुमित्रा नंदन पंत का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो इन दोनों क्वेश्चन में से किसी भी तरह का क्वेश्चन जब बोर्ड में आता है, एग्जाम में आता है, तो आपको लिखने का तरीका सेम रखना है जैसा कि मैंने बताया है। तो देखिए, जीवन परिचय तो आप यहाँ से लिखेंगे, लेकिन सबसे पहला काम क्या करते हैं आप, जीवन परिचय में पहली हेडिंग जो आती है वो आती है सूक्ष्मावलोकन। ठीक है, ये मैं बता चुकी हूँ आपको। पहली हेडिंग आप डालोगे सूक्ष्मावलोकन, और सूक्ष्मावलोकन के अंतर्गत क्या लिखोगे आप कि इसमें जो भी सूक्ष्म दृष्टि से इनके बारे में आपने जाना है, समझा है या पढ़ा है, तो जैसे सूक्ष्मावलोकन के अंतर्गत जो मेन पॉइंट होते हैं, जो सूक्ष्म बिंदु होते हैं, वो आ जाते हैं। जैसे आप इनकी माता का नाम देंगे, इनके पिता का नाम देंगे, इनके जन्म का स्थान देंगे, इनके जन्म की डेट देंगे। ठीक है, रचनाएं जो मेन है, इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, वो आपने लिख दी सूक्ष्मावलोकन हेडिंग डाल के, है ना। इसके बाद इनकी भाषा शैली दे दी। तो इस तरह से सूक्ष्मावलोकन आप लिखते हैं। बाद में मृत्यु डेट है तो मृत्यु डेट दे दी। तो देखो बच्चों, इसमें जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, ये छायावाद के आधार स्तंभों में से एक माने जाते हैं। छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं जिनके बारे में आपने पढ़ा है। महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत और निराला, और इसके अलावा जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, तो उन्हीं में से ये एक माने जाते हैं। और इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है, क्योंकि ये इनका जो जन्म है वो अल्मोड़ा के निकट हुआ था, कौसानी नामक ग्राम में। तो समझ गए आप, पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में, तो इसीलिए इनको प्रकृति का सुकुमार कवि भी कहा जाता है। तो देखिए, जीवन परिचय। अब सेकेंड हेडिंग आ गई आपका जीवन परिचय। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई सन 1900 में अल्मोड़ा के निकट कौसानी नामक ग्राम में हुआ था। जन्म के 6 घंटे बाद ही माता का देहांत हो गया था। जब इन्होंने जन्म लिया था उसके 6 घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। और इनका जो पालन पोषण है दादी, पिता एवं दादी के वात्सल्य की छाया में ही हुआ था। पिता ने इनके और इनकी दादी जी ने ही इनका पालन पोषण किया था। और जो इनके पिता थे उनका नाम था पंडित गंगा दत्त पंत। शायद इसमें नहीं दिया है, आप देख लीजिएगा, पिताजी का नाम लिख लीजिएगा, गंगा दत्त पंत। ठीक है, इनके पिताजी का नाम गंगा दत्त पंत था। और उसके बाद देखें, पंत जी की उच्च शिक्षा का पहला चरण अल्मोड़ा में ही पूरा हुआ था। यहीं पर इन्होंने अपना नाम गोसाई दत्त से बदलकर सुमित्रा नंदन पंत रख लिया था। पहले इनका नाम बचपन में क्या था, गोसाई दत्त। ठीक है, और उसको इन्होंने चेंज करके अपना नाम रख लिया था सुमित्रा नंदन पंत। सन 1991 में 1999 में, ठीक है, यहाँ पे 1999 में पंत जी अपने बंजले भाई के साथ बनारस चले आए थे। यहाँ पर इन्होंने क्वींस कॉलेज में शिक्षा ग्रहण की थी। आगे देखें, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने पर इन्होंने पढ़ना छोड़ दिया था। उन्होंने घर पर ही संस्कृत तथा बंगला का अध्ययन किया। वे रविन्द्रनाथ ठाकुर से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। शिक्षा काल से ही पंत जी का रुझान काव्य रचना की ओर था और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 में हुई थी। 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। तो बच्चों, जीवन परिचय यहाँ तक आ गया। पहली हेडिंग सूक्ष्मावलोकन, उसमें जो सूक्ष्म बिंदु है उनके बारे में, फिर जीवन परिचय के बारे में, ये जीवन परिचय सेकेंड हेडिंग। थर्ड हेडिंग आ जाएगी रचनाएं। ठीक, ये वाली हेडिंग जो है ये हम लोग थर्ड हेडिंग में लिखेंगे। देखिए, साहित्यिक अवदान आपकी बुक में दिया है, लेकिन फॉर योर 10th एग्जाम आपको साहित्यिक परिचय उतना ज्यादा नहीं देना होता है। फर्स्ट ईयर और 12th में आपको साहित्यिक परिचय भी देना होता है। चूंकि ये 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो हम लोग उसी हिसाब से आपको बताते हैं
कि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे भी नहीं और लगभग पूरा भी हो जाए। तो साहित्य का उदाहरण हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ भले ही लेते हैं, इसको हम लोग रीड आउट कर लेते हैं। सुमित्रानंद पंत जी का छायावादी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। 7 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ कर दिया था। सन 1916 ईस्वी में इन्होंने गिरजे का घंटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट रचना है, सबसे पहले जो इन्होंने लिखी थी 7 वर्ष की अल्पायु में गिरजे का घंटा नामक सर्वप्रथम रचना लिखी थी। सन 1920 में इनकी रचनाएं उच्छ्वास और ग्रंथि में प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात सन 1927 ईस्वी में इनके वीणा और पल्लव नामक 2 संग्रह प्रकाशित हुए थे। उन्होंने रूपाभ नामक एक पत्रिका का संपादन किया था। पंत जी सौंदर्य के उपासक थे। प्रकृति, नारी एवं कलात्मक सौंदर्य इनकी सौंदर्यानुभूति के मुख्य 3 केंद्र थे। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि एवं कोमल भावनाओं से युक्त कवि भी कहा जाता है। इनके बारे में ये प्रचलित है, ठीक है। ये लाइंस आप पढ़ लीजिएगा। अच्छा, अगर आप लिखना चाहें तो साहित्यिक उदाहरण दे सकते हैं, ठीक है। बस मैं इसलिए नहीं लिखवाती हूँ क्योंकि जीवन परिचय टेंथ में पूछते हैं और रचनाएं पूछते हैं, तो उसी हिसाब से मैंने आपका एक बना रखा है कि किस तरह से आपका क्वेश्चन होना चाहिए। पहली हेडिंग सूक्ष्मावलोकन, सेकेंड हेडिंग जीवन परिचय। अगर आप चाहें तो ये यहाँ तक लिख सकते हैं और नहीं चाहते तो मत लिखिए। थर्ड हेडिंग हो गई रचनाएं। रचनाओं में वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्गधूलि, उत्तरा, अतिमा, रजस शिखर, शिल्पी, चिदम्बरा। चिदम्बरा जरूर याद रखना, बोर्ड में पूछा जाता है। चिदम्बरा आदि पंत जी के मुख्य काव्य ग्रंथ हैं। तो चिदम्बरा पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। इनकी सबसे ज्यादा प्रमुख जो रचना है वो चिदम्बरा है, क्योंकि इसके लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था, ठीक है। तो रचनाएं हो गई। इसके बाद देखिए कुछ काव्यगत विशेषताएं भी हैं। इनका काव्य किस तरह का था ये बताया गया है, लेकिन इतना आपको सब नहीं लिखना है, क्योंकि इतना आप लिखेंगे तो फिर वो 3 नंबर के क्वेश्चन में टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए मैं पूरा आपको छुड़वा देती हूँ, ठीक है। आप चाहें तो बस रीडिंग कर सकते हैं इसकी काव्यगत विशेषताओं की। पंत जी की काव्य साधना में युग की परिस्थिति के अनुसार प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, अलौकिक प्रेम आदि के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। उनके काव्य की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन कौन सी काव्य की विशेषताएं? प्रकृति चित्रण तथा छायावाद। पंत जी आधुनिक काल के छायावादी कवियों में कोमलतम भावनाओं तथा मधुरतम भाषा में प्रकृति चित्रण करने वाले कवि हैं। छायावाद की ओर झुके होने के कारण प्रकृति और पंत जी घुल मिल से गए थे। चूंकि छायावादी कवि आपने देखे होंगे, जितने भी 4 आधार स्तंभ माने जाते हैं, और उन चारों को ही देखिए, चाहे वो जयशंकर प्रसाद जी हों, चाहे माधवी वर्मा जी हों, चाहे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हों, सभी लोग प्रकृति के सानिध्य में रहे हैं और प्रकृति से ही उनका स्वर जो है मुखरित हुआ है। तो इसलिए प्रकृति चित्रण छायावाद की प्रमुख विशेषता वैसे भी बन जाती है, ठीक। और दूसरा देखिए रहस्यवाद। अब तभी तो छायावाद हुआ। ये रहस्य की भावना भी जो छायावादी कवि थे उनमें रहस्यवाद प्रमुखता से दिखाई देता है। भावुकता के साथ पंत जी में दार्शनिकता भी पूर्ण रूप से मौजूद थी, परंतु वे जीव और ब्रह्म के पचड़े में अधिक नहीं पड़े। अधिकतर इनकी रचनाओं में प्रकृति संबंधी रहस्यवाद ही दृष्टिगोचर होता है, क्योंकि रहस्यवाद तो ये भी हो गया ना कि जीव के बारे में जानना, परमात्मा के बारे में जानना, वो भी एक रहस्य है। लेकिन उन्होंने उस चक्कर में न पड़कर केवल प्रकृति संबंधी रहस्यवाद को ही अपनी रचनाओं में दृष्टिगोचर किया। वे प्रकृति के वैभव को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। स्वभावतः प्रकृति के पीछे एक जीवित, जागृत, अतीन्द्रिय सत्ता की कल्पना कर लेते थे, और प्रकृति में सायंकाल और प्रातः कवि को अजीब रहस्यमय दृश्य दिखाई पड़ते थे। कवि प्रकृति को प्रेतम की प्रतीक्षा में मग्न पाता है। तो यानी इन्होंने प्रकृति के सानिध्य में रहकर ही लिखा है। प्रकृति इनकी सहचरी रही है, प्रकृति में ये बहुत घुल मिल कर रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीजें इनके काव्य में विशेषता बनकर उभर कर आई हैं। अब देखिए बच्चों, एक मेन विशेषता और इनके काव्य की प्रगतिवाद। देखिए रहस्यवादी थे, ठीक, छायावाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं, और प्रगतिवाद के भी इन्होंने प्रगतिवाद की भी शुरुआत की थी। आप जानते हैं छायावाद क्या है? रहस्यमयी विचारधारा है, प्रकृति का रहस्य है, जीव और ब्रह्म का रहस्य है ना। और ज्यादातर जो रहस्यवादी कवि हैं, ज्यादातर जो छायावाद कवि हैं, वो उनका जीवन, जो व्यक्तिगत जीवन है, वो दुखों में भी घिरा रहा है
है ना, ये सारी चीजें छायावाद के अंतर्गत आती। और देखिए ये प्रगतिवाद भी के उत्तम कवि माने जाते हैं। तो देखिए छायावाद तथा रहस्यवाद में होते होते पंत जी प्रगतिवाद में जा पहुंचते हैं। सच पूछिए तो पंत जी ही हिंदी में प्रगतिवाद के प्रवर्तक थे। मतलब कहा जा सकता है कि सबसे पहले अगर प्रगतिवाद की बात की जाए तो ये प्रवर्तक माने जा सकते हैं। इनका क्या मत था कि किसान और मजदूर ही लोक क्रांति के अग्रदूत हैं। देखिए प्रगतिवाद क्या था, मैंने आपको बताया था कि जो देश में, जो समाज में विभिन्नताएं थी, यानी मजदूर वर्ग था, एक शोषण करने वाला वर्ग था, एक शोषित वर्ग था। शोषित वर्ग कौन था? किसान और मजदूर, ये शोषित वर्ग था। और शोषण करने वाला पूंजीपति वर्ग था। तो ये जो क्रांति थी दोनों के बीच में, यही प्रगतिवाद है। इसी ने प्रगतिवाद को जन्म दिया, क्योंकि उस अवस्था में जब कवि हुए तो उन लोगों ने देश की, समाज की दयनीय अवस्था को देखा और उस पर कविताएं लिखी। किसानों और मजदूरों के प्रति उनका मन बहुत कचोटता था, उनके मन में उनके प्रति सहानुभूति थी, तो जो कि प्रगतिवादी कविता के रूप में मुखरित हुई है। ठीक है, तो देखें इनका मत था कि किसान और मजदूर ही लोक क्रांति के अग्रदूत हैं, पर उनकी वर्तमान दशा को देखकर ये करा उठते थे, ग्रामों की दशा तो और भी शोचनीय है। इनका मानना था कि इस पूरे देश में, समाज में किसान और मजदूर ही लोक क्रांति के सबसे बड़े अग्रदूत माने जाएंगे, क्योंकि इन्हीं के बल से तो देश है, इन्हीं के बल से तो समाज है। अगर मजदूर वर्ग ना हो और किसान वर्ग ना हो तो समाज की क्या दशा होगी। ठीक है, तो ये करा उठते थे उनकी स्थितियों को देखकर। फिर इन्होंने लिखा भी है, आप पढ़ सकते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा। देश प्रेम भी इनमें कूट कूट कर भरा था। देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर ये बहुत दुखी हो जाते थे और उनकी जो खिन्नता है वो प्रतीकों के माध्यम से वो व्यक्त करते थे। चलिए, तो वो तो केवल हमने रीडिंग के लिए आपको थोड़ा समझा दिया है। भाषा शैली, अगला पॉइंट आ जाता है, चौथा पॉइंट, भाषा शैली। ठीक है, अब भाषा शैली कौन सी थी? पंत जी की भाषा अति कोमल खड़ी बोली है, लेकिन उन्होंने कहीं कहीं पर संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है। इस कारण भाषा का सौंदर्य नष्ट नहीं हो पाया है। तो यानी यहाँ से आप यहाँ तक भाषा शैली लिख देंगे। ठीक है, हो पाया है तक। ठीक, इसके बाद देखिए शैली का प्रयोग। तो जो शैली थी, यहाँ पर आ जाइए, शैली हेडिंग डालेंगे। भाषा अलग हो गई, अगर भाषा शैली एक साथ लिखें, यहाँ पे देखिए शैली। पंत जी की शैली अंग्रेजी, संस्कृत तथा बंगला के कवियों से प्रभावित गीतात्मक मुक्तक शैली। कौन सी शैली है? गीतात्मक और मुक्तक शैली। मुक्तक और प्रबंध शैली में पढ़ा चुकी हूँ, आपको मालूम है। गीतात्मक का मतलब हुआ जिन गीतों को गाया जा सकता है। इसमें सरसता, संगीतात्मक तथा व्यंजना शक्ति की प्रधानता है। यहाँ तक हो गई शैली। तो आप शैली हेडिंग डाल के लिख देंगे। फिर लास्ट हेडिंग डालते हैं आप, हिंदी साहित्य में स्थान। ठीक है, अलंकार तथा छंद भी थोड़ा सा आप चाहे तो दे सकते हैं। कौन कौन से अलंकारों का प्रयोग किया है इन्होंने? श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, मानवीकरण। चूंकि प्रकृति के सानिध्य में रहे तो मानवीकरण अलंकार आ ही जाएगी। ठीक है, विशेषण, विपर्य, ध्वनि, चित्रण आदि अलंकारों का प्रयोग किया, ये आप पॉइंट डाल सकते हैं, अलंकार तथा छंद। इसके पश्चात लास्ट हेडिंग आ जाएगी, हिंदी साहित्य में स्थान। ठीक है, तो हिंदी साहित्य में स्थान के लिए हम थोड़ा सा पेज को पीछे पलटेंगे। देखिए बच्चों, जहाँ पे काव्यगत विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ी थी, तो हिंदी साहित्य में स्थान आपने डाला। फिर आप यहाँ से लिखिएगा, पंत जी की काव्य साधना में युग की परिस्थिति के अनुसार प्रकृति प्रेम, देश प्रेम, अलौकिक प्रेम आदि के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद आगे फिर यहाँ से उनकी रचनाओं में तुकांत, अतुकांत, स्वच्छंद और मुक्तक सभी प्रकार के छंद पाए जाते हैं। कोमल अनुभूतियों के संवेदनशील चितेरे, ये लाइन देखिए, बहुत अच्छी लाइन है ये। कोमल अनुभूतियों के संवेदनशील चितेरे सुमित्रा नंदन पंत सदैव याद किए जाते रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हिंदी साहित्य में स्थान। तो इस तरह से आप लोग जीवन परिचय अपनी नोटबुक पर कंप्लीट करेंगे।